Hello everyone. This is class 9 economics chapter 1, the story of village Palampur. About Palampur. It is a hypothetical imaginary village. ये एक imaginary village होता है. The main activity is farming. यहाँ का major काम farming होता है. 450 families live there. 80 families are upper caste people. 450 families इस विलेज में रहती है और उसमें से 80 families अपर कास्ट को बिलोंग करती है. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज दलित, यानी कि 150 families दलित कास्ट को बिलोंग करती है. इट इज अ वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड विलेज. इट इज कनेक्टेड विद द विलेज रायगंज एंड द टाउन शाहपुर. ये बहुत वेल डेवलप्ड विलेज है और ये रायगंज विलेज और टाउन शाहपुर से अच्छे से कनेक्टेड है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो अब अगर मैं एक क्लॉथ का प्रोडक्शन करती हूँ तो मुझे उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहला आता है लैंड, प्लेस टू कीप फैक्ट्रीज. तो हम लोगों को लैंड चाहिए होगा हमारी फैक्ट्रीज और मशीनरीज रखने के लिए. लेबर, हु विल मेक द प्रोडक्ट. हम लोगों को लेबर भी चाहिए हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए. फिजिकल कैपिटल, इनपुट्स नीड इन एवरी स्टेज. तो फिजिकल कैपिटल्स वो इनपुट्स होते हैं जो हम लोगों को हर स्टेज में चाहिए होते हैं. अब अगर मेरे को कोई कॉटन को धागे में कन्वर्ट करना है तो किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक कॉटन को धागे में कन्वर्ट करने के लिए, वो होगा हमारा फिजिकल कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स्ड कैपिटल कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर टू. तो जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, बिल्डिंग्स हो गया, तो ये सब हम लोग को फ्यूचर में भी काम आ सकते हैं. तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी. तो रॉ मटेरियल्स यानी कि अब अगर मेरा कोई क्लॉथ का प्रोडक्शन है तो जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये मेरे रॉ मटेरियल्स हो गए. और मनी तो मेरे फैक्ट्रीज और मशीनरीज का एक्सपेंडिचर, मेरे लेबरर्स की सैलरीज एक्सेट्रा. ह्यूमन कैपिटल, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज. तो हम लोगों को इंटेलिजेंस, हमारे में इतना नॉलेज भी होना चाहिए कि मेरे को एक कॉटन को धागे में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो आएगा हमारा ह्यूमन कैपिटल में. तो अब हम लोग वापस आते हैं पलमपुर विलेज में. सो पलमपुर विलेज में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है. एक होती है फार्म एक्टिविटी यानी कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर, और दूसरा होता है नॉन फार्म एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हो वो आएगी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में. जैसे कि डेयरी, कोई दूसरी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग एक्सेट्रा. सो फार्म एक्टिविटीज़ 7 चीज़ों में डिवाइड किया है. पहला है लैंड इज फिक्स्ड. जो लैंड है वो फिक्स्ड है. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. ऐसा कोई तरीका है कि हम लोग उसी लैंड में से ज़्यादा ग्रो कर सकें. विल द लैंड सस्टेन, हमारी लैंड सस्टेन कर पाएगी. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पलमपुर. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है फार्मर्स में, इक्वली अनइक्वली, हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, हम ये उस टॉपिक में पढ़ेंगे. Who will provide the labor? लेबर कहाँ से आएगा. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. कैपिटल यानी कि मनी, तो हमारे पास मनी कहाँ से आएगा फार्मिंग करने के लिए. सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सरप्लस यानी कि हमारा जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन होता है, तो अब हम लोग उसको बेचेंगे कैसे, किसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, तो वो सब हम लोग उस टॉपिक में पढ़ेंगे. अब सबसे पहला आता है लैंड इज फिक्स्ड. 75% of population is dependent on farming for their livelihood. They are farmers or farm laborers. Land area under cultivation is fixed. Since 1960, there is no expansion in the land area under cultivation. तो हमारी जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपनी लिवलीहुड के लिए. मतलब अगर फार्मिंग होगा तो ही मेरे घर में खाना आएगा, तो ही मैं ज़िंदा रह पाऊँगा. तो या तो वो फार्मर्स होंगे या तो वो फार्म लेबरर्स होंगे. लैंड एरिया है जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कल्टीवेशन के लिए जितना भी लैंड है उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता, वो 1960 से फिक्स्ड ही है. देयर इज नो फर्दर स्कोप्स टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. यानी कि
हम लोग हमारा लैंड एरिया बढ़ा ले और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने के कोई भी स्कोप्स है ही नहीं। हमारा सेकेंड पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। हम अब हमारा लैंड तो फिक्स्ड है, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग उसी सेम लैंड में ज़्यादा ग्रो कर सकें। जो पालमपुर के जो फार्मर्स है वो लोग खारिफ सीज़न यानी कि रेनी सीज़न में जवार और बाजरा का प्रोडक्शन करते हैं। जवार और बाजरा को कैटल फीड भी कहा जाता है। अक्टूबर टू दिसंबर में पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं और राबी सीज़न यानी कि विंटर सीज़न में वीट का प्रोडक्शन करते हैं। Farmers keep enough wheat for their family consumption and the rest is sold in the market of the village Raigans. फार्मर्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से वो लोग थोड़ा अपने फैमिली, मतलब मेरा फैमिली जितना भी कंजम्पशन करेगा उतना मैं रख लूँगा और फिर जितना भी बचेगा वो मैं रायगंज के मार्केट में बेच दूँगा। In a small land area, sugarcane is also harvested and is sold in the market of town Shahpur. एक छोटे से लैंड एरिया में लोग शुगर केन भी उगाते हैं और फिर उसको शाहपुर के मार्केट में बेच देते हैं। तो द रीज़न फार्मर्स आर एबल टू कल्टिवेट 3 क्रॉप्स इन 1 ईयर, तो पालमपुर के जो फार्मर्स है वो लोग 3 क्रॉप एक साल में इसलिए कल्टिवेट कर पाते हैं बिकॉज पालमपुर विलेज इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली इन पालमपुर। तो जो पालमपुर विलेज है वो एकदम वेल डेवलप्ड विलेज है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत जल्दी आ गई थी। इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स इरीगेटेड लार्ज लैंड एरिया मोर इफेक्टिवली। तो इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स ने बहुत बड़े लैंड एरिया को बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली इरीगेट किया। फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर सेट अप बाय गवर्नमेंट एंड इन द 1970 फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप देयर ओन ट्यूबवेल्स। तो पहले के 2-4 ट्यूबवेल्स गवर्नमेंट ने सेटअप किया और फिर 1970 से फार्मर्स लोग अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाना शुरू कर दिए। ट्रेडिशनल सीड्स एंड HYV सीड्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसने हमारा जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया था। ट्रेडिशनल सीड्स नीड लेस इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल जो नॉर्मल सीड्स है जिसका फार्मिंग होता था तो उसको जो इरिगेशन था वो बहुत कम सी होता था, मतलब उसका जो पानी का कंजम्पशन था वो बहुत कम था। फार्मर्स हैड काउ डंग एज मैन्योर विच वॉज रेडीली अवेलेबल। सो मैन्योर के तौर पे वो लोग काउ डंग देते थे जो उनके पास रेडीली अवेलेबल था, तो मतलब उनको कहीं से खरीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960 introduced farmers with high yield of rice and wheat by high yielding varieties HYV seeds. सो एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960 में जिससे फार्मर्स को पता चला था कि अगर हम लोगों को हाई यील्ड चाहिए राइस और वीट का तो हम लोगों को हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYV सीड्स यूज़ करना है। सो अब ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो स्टार्टेड इन 1960 में शुरू हुआ था अंडर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में हुआ था ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए। HYV सीड्स प्रोड्यूस्ड मोर प्रोडक्शन ऑन अ प्लांट। ये जो HYV सीड्स का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था और एक प्लांट में उसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया था ट्रेडिशनल सीड से कंपेयर किए तो। HYV seeds needed plenty of irrigation, chemical fertilizers and pesticides. HYV seeds को पानी बहुत चाहिए होता था, मतलब उसको बहुत इरिगेशन चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी। We can say that high yield is a combination of only HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides, irrigation etc. तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को हाई यील्ड चाहिए तो हमारे पास HYV सीड्स होना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए, तो ही हमें हाई यील्ड मिलेगी। इन इंडिया पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फार्मर्स वर द फर्स्ट टू यूज़ द HYV सीड्स। तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश
इनके जो फार्मर्स है उन्होंने सबसे पहले HIV सीड्स का यूज़ किया था. दे वर रिवॉर्डेड एज हाई यील्ड ऑफ वेराइटी. उनको हाई यील्ड ऑफ वेराइटी का दे वर रिवॉर्डेड एज हाई यील्ड ऑफ व्हीट. उनको हाई यील्ड ऑफ व्हीट का रिवॉर्ड दिया गया था. द यील्ड ऑफ व्हीट बाय ट्रेडिशनल सीड्स वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टर, whereas the yield of wheat by HYV seeds was 3200 किलोग्राम पर हेक्टर. सो इतना बड़ा डिफरेंस था ट्रेडिशनल सीड्स के प्रोडक्शन में और HYV सीड्स के प्रोडक्शन में. सो अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विल द लैंड सस्टेन. सो थर्ड पॉइंट शुरू होने से पहले हम लोग पहले के 2 पॉइंट एक बार रिवाइज करेंगे. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि लैंड इज फिक्स्ड. तो जो 75% ऑफ द पॉपुलेशन है वो लोग का जो लिवलीहुड है वो लैंड पे फार्मिंग पे ही था, और देयर वाज नो एक्सपेंशन ऑफ इन द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन सिंस 1960. सेकेंड पॉइंट था, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तो हम लोगों ने एक तो पढ़ा था कि जो पालमपुर के जो फार्मर्स होते हैं वो लोग खारिफ सीजन में यानी कि रेनी सीजन में जवार एंड बाजरा का प्रोडक्शन, अक्टूबर टू दिसंबर में पोटैटो का, राबी सीजन यानी कि विंटर सीजन में वीट का करते थे. और वो लोग अपने फैमिली की कंजम्पशन जितना वीट रखते थे और छोटी सी जगह में शुगर केन भी हार्वेस्ट करते थे. फिर वो लोग 3 क्रॉप इसलिए उगा सकते थे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स थे और एक HYV सीड्स. तो 3 तरीकों से इन लोगों का जो प्रोडक्शन है हम लोग उसी लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे. अब आएंगे थर्ड पॉइंट पे, विल द लैंड सस्टेन. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंटेंडेड दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैज ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है यानी कि HYV सीड्स जो है उसने हमारे नेचुरल रिसोर्स को कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है. In many areas, the green revolution is associated as the loss of soil fertility due to the chemical fertilizers. So बहुत सारी जगहों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ जाता है. The groundwater for tubewells irrigation has decreased the water level. So हम लोग जो इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल यूज़ करते हैं तो ये ग्राउंड वाटर से पानी लेता है. सो इसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर हैव बीन बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स एंड वंस डिस्ट्रॉयड, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर इट. सो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, सॉइल फर्टिलिटी है, सो बहुत साल के मेहनत से हमें इतना सब कुछ मिला है. तो अब अगर हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू रीस्टोर इट. वापस उसको इतना अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी. केमिकल fertilizer get mixed with the water and then it is readily available for plants. तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको ना पानी में मिला दिया जाता है और इरिगेशन के थ्रू वो लोग रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स के पास. बट इट डज नॉट रिटेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग. वो सॉइल में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है. इट एस्केप्स फ्रॉम द सॉइल एंड पल्यूट्स द ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स. वो सॉइल से निकल जाता है और फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर है, रिवर्स है, लेक्स है, उनको पल्यूट करता है, एकदम गंदा कर देता है. इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया एंड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन इट. वो बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. इट लूजेज द सॉइल फर्टिलिटी. सो इसकी वजह से जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो एकदम खराब हो जाती है. पंजाब यूजेज द केमिकल फर्टिलाइजर द मोस्ट. पंजाब सबसे ज़्यादा यूज़ करता है. सो पंजाब के जो फार्मर्स है ना उनकी भी मजबूरी होती है. एक्चुअली क्या हुआ, पंजाब का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत अच्छा होता था, तो उनके जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रोडक्शन कम हो. उनके जो फार्मर्स होते थे तो उनका जो रुपीज़ है वो भी कम हो जाता था, इनकम है वो भी कम हो जाता था. तो वो लोग फार्म लेबरर्स को फोर्स करते थे कि वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें. सो दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसने सॉइल हेल्थ एक्सेसिव खराब कर दी है.
अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर। सो पालमपुर का जो विलेज है उसके अंदर फार्मर्स को उनके लैंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 1/3 of the population is landless and most of them are Dalit। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था दैट 1/3 of the population is Dalit, यानी कि 150 फैमिलीज लैंडलेस है और उसमें से ज़्यादा दलित पीपल ही है। Small farmers have lands less than 2 hectares whose income is not educate। Small farmers यानी कि वो farmers जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है, तो उन farmers का जो इनकम होता है ना वो एडुकेट, वो इनफ नहीं होता है। 60 families of medium and large farmers are there। 60 families मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स दोनों को मिला के 60 families होती है। मीडियम फार्मर्स have land more than 2 hectares and some of the large farmers have their land extended till 10 hectares। तो मीडियम फार्मर्स जो होते हैं वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड होता है, और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनके पास उनके पास 5 to 6 हेक्टर्स से ज़्यादा लैंड होता है। ऐसे बहुत कम लैंड है, ऐसे बहुत कम फार्मर्स है जिनके पास 10 हेक्टर जितना लैंड हो। So hope you guys like this video. For the second part of this chapter, do see our part 2. Do tell your review in our comment section. Do subscribe to Ask and Study. Thank you.